नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक और शिक्षा मनोविज्ञान की एक और बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ इस विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत आज सुबह मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा है, हम लर्निंग डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक न सिर्फ आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपके लिए आवश्यक है कि आप किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों के बीच में, उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, उन्हें सामान्य प्रतीत करवाएं और उनकी इस अधिगम की कठिनाई को दूर करने में उनके लिए मददगार साबित हो, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही है। खास तौर पर अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करें तो अक्सर इसके लिए, इन निर्योग्यताओं के लिए अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं। हम दोनों शब्दों को अक्सर एक ही जैसा समझ लेते हैं कि दोनों एक ही होंगे, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे एक शब्द है डिसेबिलिटी और एक शब्द होता है डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर दोनों काफी अलग हैं। डिसऑर्डर शब्द जो है वो यूज होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा, लेकिन जब हम डिसेबिलिटी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जैसे शिक्षक के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं, क्या ये वाकई कोई बीमारी है? क्या ये कोई रोग है? क्या यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो उसे मंदबुद्धि कहा जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये कुछ और नहीं है, मस्तिष्क की संरचना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और थ्योरीज ने भी देखा है, हमने आम जीवन में भी देखा है कि इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी से जो लोग ग्रस्त होते हैं, उनमें कुछ चीजें इतनी खास होती हैं कि वो समाज में नाम कमाते हैं। जी हां, और आज की कक्षा में हम ऐसे कुछ उदाहरण भी देखेंगे और उनके जरिए इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अव्वल हम बात करते हैं अगर रीट की परीक्षा की, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से आपके परीक्षा में एक आध जो प्रश्न आता है और जिसकी संभावना पूरी रहती है आता है, उसमें ज्यादातर सवाल कोई बहुत गूढ़ मनोवैज्ञानिक तथ्य के अंदर जाकर नहीं पूछे जाते। वो ज्यादातर सवाल होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसकी बहुत खास सामान्य एकाध प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। या फिर भविष्य में कोई सवाल बन जाए तो सवाल बन सकता है कि एक शिक्षक को इस प्रकार के बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो मेरा पूरा भरोसा है कि इस प्रकार का जो दूसरे तरह के सवाल हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, बहुत इजीली आप उनके जवाब दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज इस टॉपिक की। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको हमारे मस्तिष्क का एक चित्र दिखाता हूं जहां से हम इसे समझ पाएंगे। मस्तिष्क का जो फ्रंटल लोब है, जो अग्रिम हिस्सा है, वहां एक जगह होती है जिसे ब्रोकाज एरिया कहते हैं। यह ब्रोकाज एरिया हमारी स्पीच से रिलेटेड, हमारी वर्तनी, बोलने से जो जुड़ी हुई दिमाग की संरचना है, उनसे जुड़ा हुआ भाग होता है जिसे ब्रोकाज एरिया कहते हैं। और दूसरा होता है रेनिकेज एरिया। ये रेनिके एरिया लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन, किस भाषा को हम कितना अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और उस भाषा को सुनने और समझने के बाद कितना बेहतर बोल पा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई चीजें हमारे रेनिकेज एरिया के अंतर्गत आती है। यानी ब्रोकाज एरिया इज कंसर्न्ड विथ स्पीच, और ये जो हिस्सा है ये भाषा यानी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। और इसी संरचना में अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए, अगर कहीं कोई समस्या आ जाए इस संरचना में, तब आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो मनुष्य के जीवन में जन्म लेती है, मनुष्य के शरीर में जन्म लेती है। और जैसे एक अफेजिया नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति भाषा को, कम्युनिकेशन को उसे अच्छे से नहीं इंटरप्रेट कर पाता, समझ पाता। यानी ये कुछ और नहीं, मस्तिष्क की संरचनाओं में किसी किस्म की दिक्कत है। ये जेनेटिकल हो सकती है, ये आप पर्यावरण या वातावरण से भी जनित हो सकती है, किसी दुर्घटना की वजह से भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। आइए एक सवाल तक चलते हैं। प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव,
पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या फिर इसमें से कोई नहीं। ये डिसलेक्सिया मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं। तो तनाव मस्तिष्क की संरचना का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, पिछड़ापन भी संरचना का यहां पर कोई बड़ा योगदान नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी आज आ चीज थे पढ़ा रहे हो जना आप ही सी हो सी को उत्तर। ऐसा नहीं है, हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो वाकई में मस्तिष्क की संरचनाओं से ही जुड़ी हुई है। आप कभी भी किसी भी स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों को मंदबुद्धि ना समझिएगा। आइए सवालों पर चलते हैं, और सवालों से पहले हम कुछ सामान्य सी जो इस प्रकार की बीमारियां कह दें, बीमारियां कहना गलत है, कुछ इस प्रकार की जो निर्योग्यताएं हैं किसी व्यक्ति के अंदर होती हैं, उनके ऊपर एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं जो बहुत सामान्य, बहुत आम तौर पर देखने सुनने को मिलती है। तो सबसे पहले आती है डिसलेक्सिया। लेक्सिकन एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। लेक्सिकन का मतलब होता है शब्दों का शब्द। लेक्सिकन शब्द का ही मतलब होता है शब्दों का समूह। यह ग्रीक शब्द था, लेक्सी वहां से बना हुआ यह शब्द है। और डिसलेक्सिया का अभिप्राय होगा एक ऐसी विकृति कह दीजिए, एक ऐसा विकार कह दीजिए, एक ऐसी निर्योग्यता कह दीजिए व्यक्ति में, जिस निर्योग्यता के चलते बालक को शब्दों को पढ़ने में कठिनाई हो, पढ़ने में कठिनाई हो। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, डिसलेक्सिया में कुछ हद तक लिखने की कठिनाई भी सम्मिलित होती है। यूपी टेट ने एक बार एक सवाल पूछा था जिसमें लिखना और पढ़ना दोनों लिखा हुआ था और डिसलेक्सिया शब्द दिया हुआ था। आरपीटी, माफ कीजिएगा, आपकी रीट ने भी एक बार इस प्रकार का, इससे मिलता जुलता ही सवाल पूछा है। हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आती है डिस्ग्राफिया, और डिस्ग्राफिया का अभिप्राय होता है लिखने में कठिनाई हो। किसी बालक को जब लिखने में असुविधा हो, कठिनाई हो। अभी आज सिर्फ हम इनका नाम समझ रहे हैं। यदि आपने इनका नाम भी आपको अच्छे से याद हो गया, डिस शब्द जहां पर आए तो समझ लीजिए कुछ नकारात्मक है। जैसे डिसफंक्शनिंग हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिस्टर्ब हम जब कई बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार से आप समझिएगा डिस जहां पर भी लिखा हुआ आ रहा है, डिस का मतलब है कि उस स्थिति में कोई भी किस्म की कठिनाई व्यक्ति में हमें देखने को मिले। फिर आते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी गणित। गणित से जो डर लग रहा है, गणित को पढ़ने में, गणित से समझने में, उसमें जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है किसी बालक को या किसी व्यक्ति को, तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया का अभिप्राय उस परिस्थिति से है जब व्यक्ति के जो शरीर में, उसकी आंखों में, उसके हाथ में, उसके बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब वो स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक गतिविधियां करता है तो उसमें एक किस्म का हमें कोऑर्डिनेशन या समन्वय होता हुआ नहीं दिखाई देता, उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। मैं हैंड और आई लिख रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं, हम भविष्य में आगे इसे और अच्छे से देखेंगे। डिस्मॉर्फिया एक किस्म का मेंटालिटी से जुड़ी हुई चीज है, ऑब्सेसिटी से जुड़ी हुई चीज है। डिस्मॉर्फिया का अभिप्राय है उस स्थिति से जब आदमी अपने आप को देखकर थोड़ा सा हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, और उसके हीन भावना से ग्रसित होने के पीछे जो कारण है वो उसके शरीर का कोई अंग है जो उसके हिसाब से अच्छा नहीं है। वो होता जैसा होता है, सबको भगवान अपने हिसाब से दे देता है शरीर, लेकिन आप कहेंगे यार मेरा दांत चोखा को नहीं, मेरे कान चोखा को नहीं, व्यायाम होया करे ना आजकल, शीशा का आगे खड़ी रहे बड़ी मसोनी कौन लाग रही। तो इस तरह की जो चीज़ है, इस तरह के जो रोग हैं, रोग तो नहीं कहेंगे इन्हें, तो इस तरह की जो स्थिति है जब मनुष्य समय आईने के सामने समय निकाल रहा है काफ़ी ज़्यादा कि यार मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे मसल्स अच्छे नहीं हैं शरीर के, या मेरे बाल इतने शानदार नहीं हैं, या मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, मैं गोरा नहीं हूँ, तो इस तरह की आप अपने शरीर के किसी अंग प्रत्यंग को लेकर जब ऑब्सेसिटी से घिर जाएं, और उस चीज़ को डिस्मॉर्फिया कहते हैं। फिर आता है डिस्टोपिया। आपने एक शब्द सुना होगा, कल्पना लोक को हम यूटोपिया कहते हैं, यूटोपियन आइडिया, कोई चीज जो आदर्शात्मक हो,
आदर्श हो, कल्पनाओं में कोई चीज हो लेकिन वहां भी आदर्श हो 100%। जैसे राम राज्य की हम कई बार बात करते हैं, ये आदर्श स्थिति है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे में डिस्टोपिया जो स्थिति है वो इसके ठीक उलट होती है। कल्पनाओं में व्यक्ति एक इस प्रकार के लोक का निर्माण कर ले जहां सब कुछ बुरा है, कल्पनाओं का वो लोक जहां सब कुछ बुरा है, तो उसे डिस्टोपिया कहेंगे। यह भी एक स्थिति है। फिर आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैं फिर लिख देता हूं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है, एक जगह टिक कर नहीं रहते। अटेंशन डेफिसिट का मतलब हो गया कि बच्चे जो है किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। हाइपर एक्टिविटी यानी बहुत ज्यादा एक्टिव है, अठिन कूद्या बठिन कूद्या, आ चीज तोड़ी बा चीज फेंकी। और यह स्थिति बाल्यकाल में तो चलिए ठीक है, खिलौना अवस्था जो होती है, खिलौने से खेलने की आयु है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर काफी ज्यादा ये चीज उम्र के साथ कम ना हो और बढ़ने लग जाए तो इसे हम डिसऑर्डर कहेंगे, और तब इसे ADHD कहा जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आदमी जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो बच्चा जो भी है बालक, और इसके साथ ही उसमें हाइपर एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी, अपने जो संवेग है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो जी में आए वो कर रहा है। क्लास में बैठा है हु हा इस तरह से कुछ भी कर रहा है, कोई चीज तोड़ के फेंक दी, किताब जो है वो उसका कोई पन्ना फाड़ लिया, उसका कोई हेलीकॉप्टर बना लिया, एरोप्लेन बना लिया और फेंक रहा है उसको इधर उधर क्लास में। अक्सर क्लास में छोटे बच्चों को आपने इस तरह की हरकतें करते हुए देखा होगा। तो ये ADHD होता है। एक एक्टर है बहुत फेमस, विल स्मिथ, आपने नाम शायद सुना हो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है, उसके प्रोड्यूसर भी थे वो, उस फिल्म में उन्होंने मेन रोल किया भी था क्रिस गार्डनर का। वो जो विल स्मिथ हैं उनको ये रोग था। उसके बाद आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब ऑटिज्म खुद कोई इस तरह से हम नहीं कह सकते कि ऑटिज्म कोई बीमारी है। बहुत सारी इसके अंतर्गत बीमारियां हैं जिन्हें ऑटिज्म कहा जाता है, जैसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, जैसे आपने अस्पर्जर्स सिंड्रोम का नाम सुना होगा। अस्पर्जर्स सिंड्रोम वही बीमारी है जो माय नेम इज खान में शाहरुख खान को दिखाई गई है। ये मूवीज के, फिल्मों के उदाहरण मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएं। तो ये ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म का ये एक पार्ट होता है अस्पर्जर्स सिंड्रोम। ये एक इस प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति सामाजिक नहीं हो पाता और वो खुद में ही खोया हुआ रहता है, और समाज से कम्युनिकेट करने में, समाज के साथ संप्रेषण करने में उसे थोड़ी सी दिक्कत आती है। स्वलीनता भी इसे कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनके अंग्रेजी के नाम जरूर याद रखें। उसके बाद आती है इंसोम्निया। इंसोम्निया आप जानते हैं एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आदमी को नींद ना आए, नींद नहीं आती है जिसमें व्यक्ति को। और उसके बाद आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें व्यक्ति जो है शब्दों को सही से सुन नहीं पा रहा है, उस शब्दों को सुनने में उसे कठिनाई है और सुनकर उन्हें समझने में कठिनाई है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर एक बार रीट ने प्रश्न भी पूछ रखा है, उस प्रश्न को डिस्कस करते वक्त हम इस पर विस्तार से चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से एक बार हमने इन सभी को अच्छे से देख लिया। आप बार बार इन्हें याद कीजिए और इनके साथ की प्रॉपर्टीज को एकाध साधारण कोई व्यक्ति या किसी सेलिब्रिटी के जीवन से जोड़कर या किसी मूवी के किसी कैरेक्टर से जोड़कर इन्हें देखिए। जैसे सोलिलॉकी एक तरह का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं से बातें करता रहता है, खुद से ही बात करता रहता है। आपने एक मूवी देखी होगी दीवार, या ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें इस तरह का रोग दिखाया है, जिसमें आप जो हीरो होता है वो खुद से बात करता है। जैसे दीवार का अगर आपने क्लाइमैक्स देखा हो तो अमिताभ बच्चन एक मंदिर में जाते हैं और भगवान से बात करते हैं कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। या एक और मूवी है अमिताभ बच्चन की, अमर अकबर एंथनी, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, उनको विनोद खन्ना पीट देते हैं। बहुत अच्छा दृश्य है वो, और वो शीशे के सामने खड़े होकर और अपने आप से बात कर रहे होते हैं, और शीशे पे जो उनकी जो जिसे प्रतिबिंब कह रहे हैं वो बनता है, उस प्रतिबिंब के डिटॉल लगा रहे होते हैं। तो ये भी एक किस्म का डिसऑर्डर ही है। उसके अलावा जैसे आपने एमनेशिया, जिसमें व्यक्ति भूल जाता है, एमनेशिया के अंदर
अंतर्गत अल्जाइमर एक किस्म की बीमारी है जो ब्लैक फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन को हो जाती है। अमिताभ बच्चन भूल जाते हैं, जिसमें अपनी याददाश्त चली जाती है अमिताभ बच्चन की। तो इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं, हमें सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित करना है जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर हमें इसका अध्ययन किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के दृष्टिकोण से नहीं करना है, हमें देखना है कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं ये। आइए सवालों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया एक इस प्रकार का डिसऑर्डर है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होगी। क्या कठिनाई होगी? पढ़ने में, शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होगी। अब ये कठिनाई क्यों होती है हम बात करेंगे। तो वाचन परिशुद्धता, यानी अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है सही से तो वो वापस बोल भी नहीं पाएगा। गति और बोध की समस्या और पढ़ने में भी दिक्कत है, तो बिल्कुल ये तो विशेषता है डिसलेक्सिया की। सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय नहीं, यह डिसलेक्सिया की विशेषता कहीं भी नहीं है। कोई व्यक्ति सीधे हाथ से भी लिखेगा तो भी संभव है उसे डिसलेक्सिया हो, कोई व्यक्ति उल्टे हाथ से लिखे, बाएं हाथ से लिखे, तब भी संभव है उसे डिसलेक्सिया हो। लिखने की धीमी गति, जैसा मैंने यूपी टेट का एक उदाहरण दिया था, आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होता है कि सर लिखना तो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है, आपने अभी अभी बताया। कुछ हद तक डिसलेक्सिया जो है वो आपके लिखने की क्षमता को, लिखने की गति को भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, और ऐसे में सी ऑप्शन जो है वो हमारा इसके अंतर्गत एक ऑप्शन बनेगा। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई, तो बिल्कुल यह भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। अतएव इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है विशेषता नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह आंसर है हमारा। अब डिसलेक्सिया, आपने एक फिल्म देखी होगी 2007 में आमिर खान साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तारे जमीन पर। उस फिल्म में मुख्य पात्र होते हैं ईशान नंद किशोर अवस्थी, एक छोटा सा बालक जो चीजों को पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में उसे बहुत कठिनाई होती है। तो वो जो बालक को जो बीमारी होती है, और उसके एक शिक्षक होते हैं मास्टर निकुंभ, जो आमिर खान साहब ने उसका रोल प्ले किया था। वो शिक्षक उस बच्चे की इस डिसलेक्सिया की बीमारी को दूर करते हैं। तो तारे ज़मीं पर जो मूवी थी, तारे ज़मीं पर मूवी के अंदर जिस कैरेक्टर को दिखाया गया था वो बीमारी डिसलेक्सिया ही थी। अब डिसलेक्सिया में क्या होता है, आप इस तस्वीर से अच्छे से समझ पाएंगे कि आपने ब्रेन में कोई चीज, ए को आपने इस तरह रखा, आपके लिए ए ये है, आपके लिए बी इस तरह से है। हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में ए ऐसे छप रहा हो सकता है उस बच्चे के दिमाग में बी ऐसे छप रहा हो, और ऐसे में वो ए, जब आप उसके सामने ए रखेंगे तो बोलेंगे या ए लिखेंगे उसके सामने, तो वो उस ए को समझ नहीं पाएगा। यह ठीक वैसे ही है कि मान लीजिए मैं पंजाबी भाषा में एक शब्द लिखूं। आप में से जिन विद्यार्थियों को पंजाबी आती है, मैं नहीं जानता, मेरा नाम विवेक है, मैंने पंजाबी भाषा में विवेक लिखा है अभी। अब ये मुझे पता है पंजाबी में विवेक है तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको तो ये ही लग रहा होगा ना कि ये ही है रे लिखा हुआ है, क्योंकि आपने तो हिंदी में पढ़ा है। तो डिसलेक्सिया कुछ इसी प्रकार की स्थिति है कि व्यक्ति जो है वो शब्दों को नहीं समझ पाता है सही से। यही डिसलेक्सिया की प्रॉपर्टी है। यहां पर आपको अभिषेक बच्चन साहब की एक तस्वीर दिख रही है, और अभिषेक बच्चन उन एक्टर्स में से एक हैं, उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जिन्हें बचपन में डिसलेक्सिया की समस्या थी। ठीक इसी प्रकार आपने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल, जिसके हीरो हैं टॉम क्रूज, टॉप गन के हीरो हैं। ऑब्लिवियन जैसी एक बहुत शानदार मूवी उनकी आई हुई है। टॉम क्रूज को भी बचपन में डिसलेक्सिया की बीमारी थी, यानी वो पढ़ नहीं पाते थे चीज़ों को सही से, उनके सामने कोई चीज़ लिखी हुई होती थी, और फिर धीरे धीरे उसकी वो समस्या स्टैमरिंग में तब्दील हो गई। धीरे धीरे वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से, हीन भावना से ग्रसित होने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं ये नीचे एक डिसलेक्सिया लिखा हुआ है। एक डिसलेक्सिया पर उसकी जो मिरर इमेज है, आईने में जो इमेज छपेगी वो सामने लिखी हुई है। ऐसे में किसी बच्चे के साथ इस तरह से दिक्कत होती है किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को समझने में।
अब उसमें क्या क्या दिक्कत आएगी, वो शब्दों को सही से उच्चारित भी नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहे, वो शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ नहीं पाएगा तो हो सकता है इसका असर उस बालक या बालिका के परफॉर्मेंस पर पड़े, और माता पिता या शिक्षक अगर उस चीज को सही से समय पर नहीं समझ पाए तो संभव है, स्वाभाविक है कि इसका नुकसान उस बच्चे को उठाना पड़े। क्योंकि हमें तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है, टाबर है, बावड़ो रखे ये करे हो पढ़े को नहीं, इक दो थप्पड़ मारो फिर पढ़सी। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। हो सकता है वो बच्चा किसी परेशानी से गुजर रहा हो। जैसे आपको एक तस्वीर के जरिए थोड़ा सा मैं समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। आप कई बार देखिए किसी छोटे बच्चे को ये सारी चीजें इंटरप्रेट करने की, किस प्रकार आप चीजों का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। आप किसी भी छोटे बच्चे के पास जाइए, आप कहिए बेटा तुम ड्राइंग बनाते हो, बिल्कुल वो ऐसे कुछ भी ऐसे बना देगा, यूं ऐसे, फिर ऐसे हाथ में मोबाइल फोन बना देगा। बोले कौन है, बोले ये पापा हैं। फिर ऐसे वो बनाएगा एक तस्वीर और, बोले बेटा ये कौन है, बोले ये मैं हूं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो, उसे पता नहीं है कि उसके पिताजी कैसे दिखते हैं या वो कैसा दिखता है, उसकी माताजी कैसी दिखती हैं। ये है कि वो अपने मन के भाव को, इमोशंस को, संप्रत्यों को, चीजों को जिस प्रकार से ग्रहण करके, जिस प्रकार से वापस उनको रीइंटरप्रेट कर रहा है, उसमें उसे समस्या आ रही है। तो यही स्थिति जो है, ये इस प्रकार की जितने भी दिक्कतें या परेशानियां होती हैं या निर्योग्यता, जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में कहें, उसमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक अधिगम विकलांगता जिसमें अव्वल तो विकलांगता नहीं होती है ये, और आपको भी ये चाहिए जब आप शिक्षक बन जाएं, आपके विद्यालय में यदि कोई ऐसा बालक या बालिका हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके इमोशंस, उसके भावनाएं, उसके संवेग, उसके कोमल मन पर इस बात का कभी असर ना पड़े कि वो इस तरह की दिक्कत से जूझ रहा है या जूझ रही है। यही एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। क्योंकि खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार एक बात कही थी कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बालक, हर मनुष्य अपने आप में जीनियस है, लेकिन अगर आप मछली की जो इंटेलिजेंस है वो इस बात से तय करने लग जाएं कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो आप जिंदगी भर उसे मूर्ख ही समझते रहेंगे। सवाल पर आ जाते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट की कठिनाई सम्मिलित हो। अब इसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि लिखने की कठिनाई उसमें है या नहीं है। तो डिसलेक्सिया में हम जानते हैं कि कठिनाई है कौन सी, पढ़ने की। याद है, अभी अभी हमने समझा। डिसकैल्कुलिया में हमने पढ़ा है गणित की संक्रियाएं करने की कठिनाई सम्मिलित होती हैं। लेकिन एक डिस्ग्राफिया जो कठिनाई है वो यही कठिनाई है जिसकी यहां पर बात कर रहे हैं, जिसमें आदमी की हैंडराइटिंग की समस्याएं हो, जिसमें व्यक्ति सही से चीजों को लिख नहीं पा रहा हो। तो यह हमारा सही उत्तर है। ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, जिसे हमने ADHD पढ़ा था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि बच्चा जो है चीजों पर ध्यान नहीं लगा पा रहा और एक्टिव है, बेजा एक्टिव है। ठीक है, अब आते हैं डिस्ग्राफिया को समझते हैं। डिस्ग्राफिया होता क्या है? डिसलेक्सिया हमने समझा। डिस्ग्राफिया का अभिप्राय है, इस तस्वीर में आप थोड़ा सा समझिएगा डिस्ग्राफिया क्या होता है। कि कोई बच्चा, आप इस तस्वीर को देखिए, एक बच्चे की नोटबुक से ली हुई यह तस्वीर है, वो प्रॉपर लाइन में चीजें नहीं लिख पा रहा है। शार्क का आर नीचे चला गया, ये के यहां अलग ढंग से लिखा हुआ है, यहां पर के अलग ढंग से लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं, 2 ई है, एक ई पूरा इस तरह से लिया और दूसरा ई लुढ़क गया नीचे। आर है, ये इस तरह से जा रहा है। THE द में एक H कैपिटल लिखा गया है, देखिए अगर आप सही से आपको दिखाई दे रहा है तो, और दूसरा H है वो स्मॉल लिखा गया है। तो ये जो अधिगम की इस तरह की जो कठिनाई है वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। डिस्ग्राफिया मतलब आप चीजों को सही से लिख नहीं पा रहे हैं। लिख नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे कारण यह हो सकता है कि आप जिस तरह से चीजों को समझ रहे हैं, परसेप्ट कर रहे हैं, उनकी ब्लेंडिंग या सीक्वेंसिंग में समस्या आ रही है। आपको अगर लिखने को कहा जाए कि बेटा एलिफेंट लिखो, तो हो सकता है आप EPHLENT लिख दें। हो सकता है आप L जो है उसको ऐसे बना दें। हो सकता है बच्चे को कहा जाए कि वॉज लिखिए और बच्चा उसे लिख दे 100। समझ रहे हो?
उल्टा लिख दे। तो ये जो समस्या है, ये जो विकार है, ये जो दिक्कत है, ये आपकी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चेक करना कि बच्चा पेंसिल को या पेन को पकड़ता कैसे है। हम अमूमन में पेंसिल पेन को इस तरह से पकड़ते हैं। आप देखिएगा कई लोग इस प्रकार से, बच्चे इस तरह से पेन पकड़ के लिखते हैं, या कई बच्चे इस तरह से भी पेन पकड़ के लिखते हैं, यूं भी पेन पकड़ के लिखते हैं कई बच्चे। तो ये जो 2-3 तरह के जो पोस्चर्स हैं, ये पोस्चर्स अपने आप में बताते हैं कि कोई बच्चा क्या वाकई डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, यदि है तो किस प्रकार से उसे समझाया जाए या उसे किस तरह से चीजें सिखाई जाए। कुछ अमूमन परीक्षाओं में सवाल बन जाते हैं डिस्ग्राफिया को लेकर। जैसे प्रश्न बन जाता है कि कोई बच्चा बार बार इरेजर का इस्तेमाल करता हो, रबड़ से मिटाता हो कोई बच्चा बार बार, तो ये किस प्रकार का विकार है, ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है। रबड़ का इस्तेमाल बार बार कर रहा है लिखा हुआ मिटाने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये डिस्ग्राफिया ही है। या प्रश्न आ जाए कि अंग्रेजी के अक्षरों के अपर केस और लोअर केस, जिसकी हमने अभी अभी बात की। देखो ये बच्चा यहां तो कैपिटल एच लिख रहा है और इस जगह उसने स्मॉल एच का इस्तेमाल किया है, तो ये जो स्थिति है इसको भी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत ही रखा जाता है। कोई बच्चा लिखा हुआ बार बार अगर मिटा रहा है तो ये डिस्ग्राफिया ही है। मेरे ख्याल से आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं डिसकैलकुलिया पर। डिसकैलकुलिया जिसमें हमने बात की थी कि बालक जो है गणित की जो संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस हैं, उससे डरता हो। और ये बताने से पहले मैं सबसे पहले इस दुनिया के महान साइंटिस्ट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये तस्वीर है अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की, जिनको खुद को बचपन के अंदर डिसकैलकुलिया बीमारी थी, गणित से डर था, गणित नहीं जानते थे। और वही आइंस्टाइन साहब जिन्होंने फोटोवोल्टेक इफेक्ट दिया, और दुनिया में आज शायद इनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई हुआ ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का जिन्होंने आइंस्टाइन के ऊपर अध्ययन किया है, यह मानना है कि आइंस्टाइन के इतने महान वैज्ञानिक होने के पीछे कारण ही इनका डिसकैलकुलिया ही था, जिसके कारण इन्होंने गणित के जो नंबर थे, गणित के जो अंक थे, उनको बहुत अच्छे से समझा। आइए इसलिए अपनी आपके जीवन में भी यदि कोई कमजोरी है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, उसे अपनी ढाल बनाइए और उस ढाल के साथ मुकाबला कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं डिसकैलकुलिया को समझने की। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 + 5 = 6, यह लिखा हुआ है। 2 + 5 = 7। अब यहां पर हो सकता है बालक को 1 इस तरह से दिख रहा हो या 5 उल्टा दिख रहा हो, उसे यह पता नहीं प्लस का मतलब क्या है। उसे लग रहा है ये प्लस जो है, इसको अगर मैं यूं लिख दूं तो ये गुणा बन जाएगा, तो ये चीज सेम ही है, प्लस ने थोड़ा आडो पटक दियो आप। तो इस तरह की जो चीज है ये डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आती है। गणित से वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा भय खाता है, उसे चीजें समझ में नहीं आती। अब इसका किस तरह से इस्तेमाल हो, जैसे उस बच्चे को आपने कुछ 150 रुपए दिए और उसको बार बार 3-4 इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ये 50 रुपए ले जा, ये 100 रुपए ले जा, 10 रुपए की ये चीज लेके आनी है, 5 रुपए की ये चीज लेके आनी है, 15 रुपए का ये सामान लाना है, 2 रुपए का ये सामान लाना है। अब इतने सारी चीजें उसको रियल टाइम में बताई, वो कंफ्यूज हो गया कि भाई इसका इस 50 रुपए का दरअसल मुझे करना क्या था, कितने रुपए बचेंगे, 5 रुपए कहां देने थे, 10 रुपए कहां देने हैं। तो ये जो गणितीय संक्रियाएं करने में जो समस्या आती है, गणित से जो डर लगने लग जाता है, ये डिसकैलकुलिया के अंतर्गत ही आता है। हम एक और तस्वीर में यहां देख सकते हैं कि जो आम 1 2 3 है वो उस बालक के लिए 1 ऐसे है, 3 ऐसे है, 2 उल्टा ही बना हुआ है। आप इसे कह सकते हैं कि सर ये तो डिसलेक्सिया जैसी समस्या भी तो है कि उस चीज को पढ़ नहीं पा रहा है। अभी हाल ये इंटरप्रिटेशन के लेवल पर है कि किस तरह से वो ग्रहण कर रहा है, किस तरह से उसका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है उन गणित के अंकों या गणित के जो ऑपरेंड्स हैं या गणित के जो सिंबल हैं उनको लेकर। ये हमारे इस पूरे टॉपिक के अंदर जो हमने अभी अभी डिस्कशन किया डिसकैलकुलिया, उसका क्रक्स है। आगे बढ़ते हैं और अब हम एक और इंपॉर्टेंट सिंड्रोम के ऊपर बात करते हैं। सिंड्रोम तो नहीं कहेंगे इसे, डिसऑर्डर के ऊपर बात करते हैं, डिसेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, और वो है डिस्प्रैक्सिया। एक और डेनियल रेडक्लिफ की तस्वीर लगी हुई है। डेनियल रेडक्लिफ साहब दुनिया के बहुत जाने माने एक्टर, और जब बचपन में इन्होंने हैरी पॉटर सीरीज से अपने करियर की शुरुआत की थी तो कहते हैं कि ये बहुत
पैसे वाले, बहुत ज्यादा अमीर बाल कलाकारों में से एक हैं। डेनियल रेडक्लिफ को डिस्प्रेक्सिया था, डिस्प्रेक्सिया आज भी है। मजेदार बात है, आज भी डिस्प्रेक्सिया है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, कोई भी बालक जो है वो जो स्थूल गत्यात्मक या सूक्ष्म गत्यात्मक गतिविधियां करता है, उन गतिविधियों को करने में उसे बहुत कठिनाई महसूस होती है। जैसे कि बटन बंद कर लेना, उसको आपने शर्ट पहना के कहा कि बेटा बटन बंद कर ले, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा जो बटन है वो उसके जिस कज के अंदर लगेगा किस तरह से फिट होगा। किसी बच्चे को आपने कहा कि बेटे जूतों की लेस बांध ले, उस जूतों की लेस बांधने में उसे बहुत दिक्कत आ रही हो कि किस तरह से जूतों की लेस बांधी जाए। किसी बच्चे को सीढ़ियां चढ़ने में समस्या हो, वो सीढ़ियों को चढ़ने में हड़बड़ा जाता हो कि कितना पैर ऊपर उठाना है और कितना उसे आगे रखना है। यानी उसकी आंखों में और उसके शरीर के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो समन्वय स्थापित होने में समस्या आती है और यही समस्या डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आती है। यहां कुछ अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी दी हुई है, बहुत अच्छा ये फ्लो चार्ट है, इसलिए मैं इस हम कह सकते हैं इसको जो संकल्पना मानचित्रण जैसी जो चीज हमने पढ़ी थी, इसके अंतर्गत हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की, सूक्ष्म गत्यात्मक गतिविधियां जिनमें डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित किसी बालक को दिक्कत आती हो। पेंसिल ग्रिप, पेंसिल को पकड़ते हैं कैसे दिक्कत आती है। स्पेसिंग एक दिक्कत आती है, स्पेसिंग की दिक्कत आपको डिस्ग्राफिया में भी आएगी, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया में जब बच्चा लिखता है तो वो एबनॉर्मल स्पेस छोड़ता हुआ चलता है अक्षरों के बीच में, शब्दों के बीच में। अगर डिस्ग्राफिया पर परीक्षा के अंदर डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया दोनों लिखा हो तो डिस्ग्राफिया पर टिक करके आइएगा, लेकिन अगर डिस्ग्राफिया नहीं लिखा हो और सिर्फ डिस्प्रेक्सिया लिखा हो तो ठीक है, स्पेसिंग को भी आप उसके अंतर्गत ले सकते हैं। फाइन मोटर में आपको बटन की, जैसे मैंने बात करी थी शूलेस की, बॉटल बंद करने की, बैग बंद करने की, इस तरह की जो बहुत छोटी छोटी गतिविधियां हैं उनमें दिक्कत आती है। आप किसी बच्चे के सामने बॉल फेंको, वो हड़बड़ा जाएगा, उस बॉल को कैसे पकड़ूं, तो वो अमूमन अपन कोई गिंडी फेंकना आप एक हाथ से बोच लिया, बिना दोनों हाथ से बोच लिया, कई छोरा स्टाइल मार के भी बोचा है, उस बच्चे के साथ दिक्कत होती है, वो पकड़ ही नहीं पाएगा उस बॉल को, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसे पकड़ूं या इस तरह से पकड़ूं, तो ये डिस्प्रेक्सिया की दिक्कत है। उसके बाद आती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स, स्थूल गत्यात्मक, सूक्ष्म गत्यात्मक नहीं, स्थूल गत्यात्मक। ऐसे में दौड़ना जिसकी हमने बात करी, सीढ़ियां चढ़ना, या फिर आप किसी चीज पर बैलेंस बनाना। अमूमन बच्चे ऐसा नहीं करते, पानी में ईंटें लगी हुई रहती है कई बार, जहां बहुत पानी भर जाए है अपना गांव में, बट बाठा पड़े रहे ना, आप खेल का तोड़े में एक बाठा पर पग रखा, फिर दूसरा पर रखा। तो ये जो इस तरह की स्थिति होती है, इस तरह की गतिविधि करने में उस बालक को या बालिका को कठिनाई महसूस होती है। ग्रोस मोटर स्किल्स में वो, जैसे मान लीजिए आप उसको बैडमिंटन या क्रिकेट खिलवाओगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कितनी देर में बॉल आ रही है, कैसे उसको हिट करना है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद कक्षा में जो दिक्कतें देख लेते हैं, तो वो पीछे बैकग्राउंड में अगर बच्चे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसमें। उसको क्लास में टीचर कुछ लिखवा रहे हैं, तो ये वो सारी ही चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें डिसलेक्सिया की समस्याएं भी हमें देखने को मिल जाएंगी, इसमें हमें डिस्ग्राफिया की समस्या भी हमें देखने को मिल जाएंगी। वो बच्चा जो है वो चीजों पर आसानी से फोकस नहीं कर पाएगा, मेमोरी स्किल्स पर भी दिक्कत होती है, वो चीजों को अच्छे से याद नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें आपकी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आती हैं, कि आपकी वो सारी चीजें जिसमें 3-4 अलग अलग चीजों का कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, उस समन्वय को स्थापित करने में, शरीर के या अंगों के समन्वय को स्थापित करने में, दिमाग के, जहन के चीजों को समन्वय स्थापित करने में, न्यूरोलॉजिकल चीजों को समन्वय स्थापित करने में उस बच्चे को डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत दिक्कत आती है। अब आते हैं आगे अगले सवाल पर। यहां पर हमने उन सारी चीजों को, डिस वाले करीब करीब हमने सारी चीजों को हमने समझ लिया। अब आते हैं स्वलीनता के ऊपर, स्वलीनता जिसे ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म, जैसे मैंने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है। एक इस प्रकार की डिसेबिलिटी जहां पर बालक जो है वो समाज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा खुद में ही खोया हुआ रहे, वो लोगों से बात करने में कतराए,
और ये चीज आपको 3-4 तरीके से देखने को मिल जाती है। उसके बॉडी पोस्चर जो है उसमें उसे ये चीज देखने को मिलती है, वो किस तरह से बोलता है ये देखने में आपको मिल जाती है। यहां पर अगर आप आते हैं इस प्रश्न के अंदर तो सबसे पहले बात करते हैं निम्न में से कौन से स्वलीनता या ऑटिज्म के लक्षण हैं। कमजोर सामाजिक व्यवहार, बिल्कुल जैसा हमने देखा वो खुद में ही खोए हुए रहते हैं ऑटिस्टिक जो लोग होते हैं। रूढ़िबद्ध व्यवहार यानी थोड़ा सा रिजिड होते हैं अपनी चीजों को लेकर, अपने आप को लेकर। कमजोर संप्रेषण, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात सामने वाले से नहीं कह पाते। और उपर्युक्त सभी, तो बिल्कुल उपर्युक्त सभी ही इसका उत्तर है, क्योंकि ये सारे ऑटिज्म के लक्षण हैं। मैं फिर उदाहरण से आपको ले चलता हूं। सबसे पहले हम इधर चलते हैं माय नेम इज खान पे। माय नेम इज खान के अंदर जो रोग शाहरुख खान को था उसे एस्पर्जर्स सिंड्रोम कहते हैं। एस्पर्जर्स सिंड्रोम उसे कहा जाता है। आपने देखा था कि शाहरुख खान के बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी उस फिल्म को, अगर आपने देखा हो, ढंग से याद किया हो। गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी उसमें शाहरुख खान की, और बार बार वो गर्दन हिलती रहती थी ऐसे ऐसे करके। अगर आपने उस फिल्म को ढंग से देखा, उसका चाहे यूट्यूब पर इस क्लास के बाद उसका एक गाना ही देख लीजिएगा, तेरे नैना, या बहुत सारे अच्छे गाने हैं इस फिल्म के अंदर, उनमें भी आप देखेंगे तो शाहरुख खान ने इस रोग का जो या इस परेशानी से जूझता हुआ जो एक कोई व्यक्ति है, वो किस तरह की उसकी शारीरिक जो संरचना होती है, किस तरह का वो दिखाई देता है, उसको शाहरुख खान ने बहुत अच्छे से पर्दे पर निभाया है। इससे आपको पता चलेगा ऑटिस्टिक व्यक्ति होते कैसे हैं। और इधर हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट के जनक बिल गेट्स की एक तस्वीर है। बिल गेट्स जो स्वयं ऑटिस्टिक रहे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं स्टीव जॉब्स भी ऑटिस्टिक थे, जिन्होंने आईफोन का निर्माण किया। तो इसका मतलब यहां पर, जैसा कि हमने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है ऑटिज्म, और इसके अंतर्गत बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे एस्पर्जर्स सिंड्रोम है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर खुद अपने आप में इसके अंतर्गत एक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति सामने वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी चीजों अपने में ही खोया रहता है, लोगों से घुल मिल नहीं पाता है। तो क्या ये मंदबुद्धि है? क्या ये पागलपन है? ये पागलपन बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें और कुछ चीजें होती है, वो उसे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सही से नहीं बोल पाएगा, एक ही चीज को 2-2 3-3 बार बोलेगा, रिपीटेड एक्शन करेगा। या फिर हो सकता है वो जिसे कहते हैं कि उसकी आंखें जो है वो काफी ज्यादा ब्लिंक करेंगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो व्यक्ति पर व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन जो है वो उसमें डिपेंड करती है, वो उसके अंदर वेरी करती है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। आप इस फिल्म के किरदार को देखेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि स्वलीनता के लक्षण कैसे होते हैं, स्वलीनता की समस्या से पीड़ित कोई व्यक्ति है वो दिखता कैसा है, वो बिहेव कैसे करता है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है। हमने इस लाइन से ही पता कर लिया कि ये किस बीमारी की बात हो रही है, किस दिक्कत की बात हो रही है, किस निर्योग्यता की बात हो रही है। असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक हैं? श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता जिसे चाइल्डहुड ऑटिज्म हम कहते हैं, और अधिगमन अक्षमता। तो क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन सी, शैशव स्वलीनता। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अमूमन जैसे हमने एक चीज, आपको ध्यान हो तो डिस्मॉर्फिया पढ़ा था। डिस्मॉर्फिया का मतलब है कि व्यक्ति अपने अंग प्रत्यंग को लेकर बहुत ज्यादा सचेत हो जाए और बार बार इसको लेकर थोड़ा सा परेशान या नकारात्मक रहने लग जाए। तो ठीक इसी प्रकार के जो इसी फैमिली के जो दिक्कतें हैं उसमें एक आती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के वजन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहता है। बालिकाओं में अमूमन इसलिए पाई जाती है कि डाइटिंग कर लें, पतली दुबली छरहरी काया चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की डिसऑर्डर को जन्म देती हैं, और इसके कारण कई दिक्कतें भी फिर शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं। बाकी देख लेते हैं डेलीरियम ट्रेमेंस। ये तो उन प्यारे साथियों को होती है जो
शुरू शुरू में किसी रासायनिक द्रव्य के शिकारी हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शराब वगैरह का सेवन करने लग जाते हैं, फिर बाद में अक्ल आ जाए कि नहीं भाया जिंदगी शराब को नहीं, जिंदगी क्यों और है, दारूडीन छोड़ना पड़सी। तो उस स्थिति में जो है जब वो शराब को त्यागते हैं तब कुछ दिनों बाद, 3-4 दिन बाद जो तलब उठती है उसके कारण चक्कर आना, एंग्जाइटी और इस तरह की स्थिति होती है, इंसान काफी परेशान महसूस करने लग जाता है, उसे डेलीरियम ट्रेमेंस कहते हैं। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ लिकर व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स इन योर बॉडी। फिर आती है स्वलीनता। स्वलीनता हमने पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम एक तरह का की दिक्कत है, परेशानी है, डिसऑर्डर है जो एक पार्शियल या फिर फुल पेयर 21 क्रोमोसोम के कारण होता है। क्रोमोसोम को हमने आनुवांशिकता में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो डाउन सिंड्रोम उसके कारण होता है। आपने देखा होगा कई बालक होते हैं, कई बार 15 अगस्त की परेड में और इन सब में कई बच्चे इस तरह के दिखाए भी जाते हैं। बहुत शरीर का जो चेहरा है, चेहरा थोड़ा सा विकृत रहता है, नीचे का जो होठ है वो काफ़ी बड़ा होता है, आंखें अंदर थोड़ी सी धंसी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो कुछ हद तक डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्रवण में विकृति की माप को मापा जाता है। किस में मापा जाता है भाई? सुनने की जो है स्थिति उसे किस में मापा जाएगा? डेसिबल में मापा जाएगा। ये मनोविज्ञान का नहीं, विज्ञान का ज्यादा बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि हर्ट्ज के अंदर तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो मापी जाती है। वाट जो है और पौंड जो है ये मैं नहीं बताने वाला हूं क्या क्या चीज इसमें मापी जाती है, आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे अपन नहीं बोलते 100 वाट का बल्ब है, और पौंड जो है, पौंड में आपके वजन को मापा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं, बहुत सरल प्रश्न था ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? इसका उत्तर है रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया, भारतीय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI। सन 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, भारतीय पुनर्वास परिषद। और ये क्या करती है? विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में काफी अच्छे और काफी कमेंडेबल कार्य इस संस्था ने किए हैं, RCI ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए, कठिनाइयों के अंदर, जैसे अगली कक्षा में जब हम जाएंगे, जब हम समस्या बालक की जब हम बात करेंगे, तो कई भावनात्मक स्थितियां भी होती हैं जिनके कारण बालक जो है वो किसी दिक्कत से या किसी परेशानी से, किसी समस्या से जूझ रहा होता है। लेकिन आज हमने जिन चीज़ों की बात करी उनका सीधा सीधा लॉजिक, सीधा सीधा जो जिसे हम कहते हैं रीज़न था या कनेक्शन जो था वो ब्रेन से था। तो ऐसे में इन तीनों में, चारों ऑप्शंस में, चाहे बाल अपराध हो, चाहे कमज़ोरों को डराना हो, भगोड़ापन, और चौथा स्वालीनता, तो स्वालीनता ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो भावनात्मक बाधा को नहीं बल्कि मस्तिष्क की संरचनात्मक किसी दिक्कत को या बाधा को प्रदर्शित करता है, स्वालीनता यानी ऑटिज्म। मुख्य रूप से आपको इनके नाम याद करने हैं, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रेक्सिया। इन पर ज्यादा सवाल बनते हैं, इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से आप देखिएगा। हालांकि देखने जैसा इसमें कुछ है नहीं, आपको, आप अगर आम जीवन से भी चीजें इनपुट लेंगे तो भी आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि और अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी दिक्कतें होने के बावजूद हमने इतने ऑप्शंस, इतने लोग, इतने सेलिब्रिटीज को देखा जो अपने आप में शानदार हैं, जिन्होंने दुनिया में काफी ज्यादा नाम कमाया है। तो कहा वही गया है कि वर्तनी वाचन गणना यानी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और आपके डिस्कैलकुलिया की बात कर रहा है। बुद्धि व्यक्ति की सामान्य है, किंतु उसकी अडेप्टेशन की जो योग्यता है, अनुकूलनात्मकता जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्तियों को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? ये तो चैप्टर का ही नाम पूछा है और कुछ नहीं कर रहा। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, अधिगम निर्योग्य बालकों की बात यहां पर हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिगम निर्योग्य बालकों की, चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसऑर्डर्स। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, फ एवं व
म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है। अव्वल तो यह प्रश्न हिंदी का नहीं है दोस्तों, अव्वल हम इसे अंग्रेजी का भी नहीं कह सकते, क्योंकि एफ और वी की जो ध्वनियां हैं वो बहुत अलग अलग हैं, ध्वनियों में दिक्कत है ही नहीं। बेसिकली इस तरह की समस्या फ्रेंच भाषा की जब हम बात करते हैं या जर्मन भाषा की जब हम बात करते हैं तब इस तरह की समस्या आती है। जैसे आपने एक कार का नाम सुना होगा जिसका जो लोगो है वो कुछ इस तरह से है, याद हो तो आपको। इसकी परिभाषा, इसका जो नाम है ब्रांड का वो है फॉक्सवैगन, और ये लिखा WOLKS इस तरह से जाता है। तो दरअसल क्या होता है, इस तरह की परिस्थितियों में अमूमन हो सकता है हिंदी में भी कुछ इस तरह के लेटर्स हों, अंग्रेजी में कुछ इस तरह के लेटर्स हों, जिनके जो उच्चारण है वो काफी मिलता जुलता हो एक दूसरे से, और उस उच्चारण को लेकर किसी बालक में किसी किस्म की समस्या आ जाए। उस परिस्थिति में जो कठिनाई होगी, जो समस्या उत्पन्न होगी, उस समस्या को क्या कहेंगे, यही ये प्रश्न पूछ रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस तरह के डिसऑर्डर्स को फोनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। फोनेटिक डिसऑर्डर या फोनेटिक डिसेबिलिटी। फोनेटिक डिसऑर्डर, फोनेटिक डिसेबिलिटी का मतलब कि चीजों के उच्चारण को लेकर या उनको किस तरह से वो बोले जा रहे हैं या किस तरह से कहे जा रहे हैं उसमें दिक्कत आए। अब इसमें दो तरह की चीजें हो सकती है, या तो ये दृश्य के स्तर पर हो सकती हैं या फिर ये श्रव्य स्तर पर हो सकती है। दृश्य का मतलब है कि किसी बालक ने किसी अक्षर को समझ तो लिया, लेकिन उसका दिमाग जो है वो उस चीज से को अपने पूर्व ज्ञान या स्कीमा के साथ, स्कीमा जो हमने पियाजे में पढ़ा था, स्कीमा जिसे हमने बहुत पहले पढ़ा था, स्कीमा के साथ उसका जो दिमाग है वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, स्कीमा के साथ उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा है कि यह बात कह क्या रहा है। और श्रव्य का अभिप्राय भी यही है। श्रव्य के अंतर्गत भी बात वही कही जा रही है कि श्रव्य में जब हमने किसी बालक को कोई चीज सुनाई तो उस सुनी हुई शब्द या अक्षरों को वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है कि क्या मैंने सुना। ऐसे में तीन तरह की दिक्कतें हो सकती है, या तो वो चीज उसके दिमाग के अंदर सही से आई नहीं, मेमोरी में नहीं आई, स्मृति, या फिर उसके दिमाग में तो आ गई लेकिन उसके दिमाग उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिसे हम कहेंगे प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन की बात। और फिर आती है दो और चीजें, सीक्वेंसिंग और ब्लेंडिंग। सीक्वेंसिंग ब्लेंडिंग, जैसे मैंने एलिफेंट वाली बात कही थी आपको याद हो तो, सीक्वेंसिंग का मतलब है कि उसको एलिफेंट लिखने को कहा जाए वो एफिलेंट लिख दे, और ब्लेंडिंग का अभिप्राय है अगर उस बच्चे से कहा जाए कि बेटा लिखो कैट, अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि कैट को मैं CAT लिखूं या KAT लिखूं, यह स्थिति है। इसको आप इस प्रकार की समस्या से जोड़ेंगे। तो ऐसे में जो ये स्थिति है फ व म न, जो भी इसको कहा गया है F एंड V, M एंड N, क्योंकि इन लर्निंग की जब डिसेबिलिटीज फोनेटिक्स के ऊपर जब स्पीच थेरेपी होती है किसी की, तब इन्हीं चीजों के ऊपर कार्य किया जाता है। तो उस स्थिति में यह समस्या है प्रत्यक्षीकरण की, परसेप्शन की, कि बालक चीजों को समझ तो गया लेकिन उच्चारण में उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसे उच्चारित किस तरह से किया जाएगा। यही तो कह रहा है वो कि बालक अक्षरों की ध्वनियों में अंतर नहीं कर पा रहा, या तो वो सामने वाला जो उच्चारित कर रहा है उसमें उसे अंतर नहीं पता चल पा रहा, और स्वयं भी वो ये नहीं समझ पा रहा कि इसे मैं जब उच्चारित करूं तो किस तरह से उच्चारित करूं। दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो ये परसेप्शन की चीज है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण।
तो यहां पर हमने आज की इस कक्षा में अधिगम की कठिनाई से जुड़े हुए कुछ ऐसे टॉपिक्स देखे, संप्रत्यय देखे, पुराने प्रश्न देखे। हमने ये भी देखा कि उनसे किस तरह के सवाल बनते हैं और उन सवालों को आप किस तरह से हल कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वो सारी चीजें जो आज की कक्षा में हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी लर्निंग डिसेबिलिटीज की। हमने बात करी थी कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में बेस्ट है, हर व्यक्ति अपने आप में शानदार है। मॉन्टेसरी खुद ये बात कहती हैं कि एवरी चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। लेकिन कई बार मस्तिष्क की संक्रियाओं में कुछ इस तरह की दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग एक अलग तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है, जिसे हम आम हलकों में नॉर्मल नहीं होना कहते हैं, जबकि ऐसे लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जैसा हमने उदाहरणों में भी देखा। तो ब्रोकाज एरिया और रेनिक्स एरिया के बीच में कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण कई, जैसे एफेजिया नाम की, जैसे हमने बात करी, दिक्कतें या बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का यानी डिफरेंशिएशन का परिणाम होता है क्या? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई, डिस्कैल्कुलिया गणित, डिस्प्रेक्सिया हाथ और आपके शरीर के मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, डिस्मॉर्फिया यानी शरीर के अंग को लेकर, डिस्टोपिया आप चीजों को लेकर बुरा महसूस करें, एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कि बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है और वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ये डिसऑर्डर। ऑटिज्म हमने देखा, कम्युनिकेशन के अंदर समस्या आ रही हो किसी व्यक्ति को, संप्रेषण जिसे हम कह सकते हैं, इंसोम्निया नींद नहीं आना, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जिसके बारे में अभी अंतिम प्रश्न में हमने देखा कि किसी चीज को सुन के उसको फिर से दिमाग किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, इस चीज की दिक्कतें। डिसलेक्सिया की बात करी, डिसलेक्सिया की विशेषता क्या नहीं है? तो सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय कर पाना, यह डिसलेक्सिया की दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया किस तरह से व्यक्ति चीजों को नहीं समझ पाता है। एक पंजाबी भाषा में मैंने जैसे मेरा नाम लिखकर आपको एक उदाहरण के जरिए समझाया कि देखिए अब जो जिन्हें पंजाबी नहीं आती उन्हें कुछ और ही समझ में आ रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से बालक को कुछ चीजें बहुत अलग से समझ में आ सकती हैं। फिर हमने इसे इस रूप में भी देखा, एक उदाहरण के बच्चे के उदाहरण से हमने इसे समझने की कोशिश की थी। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट की कठिनाई है तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया को लेकर हमने, डिस्ग्राफिया को लेकर हमने यहां पर बात की थी कि वॉज को बच्चा 100 पढ़ेगा, एलिफेंट को कुछ इस तरह से लिख देगा। वो अपर केस और लोअर केस यानी छोटे अंग्रेजी बड़ी अंग्रेजी को लिखने में उसको दिक्कत आएगी। वो बार बार रबड़ का इस्तेमाल करेगा, वो एबनॉर्मल तरीके से स्पेस का इस्तेमाल करेगा शब्दों के बीच में, वो लाइन छोड़कर या लाइन के बीचों बीच या उल्टा सीधा जैसा जी में आएगा वैसा लिखेगा। फिर हमने डिस्कैल्कुलिया समझा था कि गणित को लेकर बच्चा जो है या बालक जो है, व्यक्ति जो है, उसकी संक्रिया को लेकर, उसके ऑपरेशंस, उसकी गणित की जो जितने भी सवाल हैं उसको लेकर उसमें धीरे धीरे डर उत्पन्न हो जाए। फिर डिस्प्रेक्सिया हमने पढ़ा था जिसमें व्यक्ति फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, इनमें दिक्कत हो, बटन लगाने में दिक्कत हो, जूते की लेस बांधने में दिक्कत हो, कोई बॉल फेंके बॉल पकड़ाने में दिक्कत हो, टाइम को समझने में दिक्कत हो, इस तरह की चीजें जो है उनमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक दे दिए जाएं तो उन इंस्ट्रक्शंस का एक के बाद एक पालन करने में उसे दिक्कत हो। स्वलीनता ऑटिज्म की हमने बात की थी, जो कि मुख्य रूप से व्यक्ति के अंदर खुद में ही रहना और समाज के साथ कम्युनिकेट या रिलेशन संबंध स्थापित नहीं कर पाने से जुड़ी हुई चीज थी। हमने देखा उसकी क्या क्या लक्षण हैं, उसके कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण। उसके बाद हमने ये 2 उदाहरण देखे, हमने बिल गेट्स का उदाहरण देखा, हमने एस्पर्जर सिंड्रोम का भी उदाहरण देखा जो ऑटिस्टिक फैमिली से ही बिलोंग होता है। उसके बाद हमने देखा था कि 5 वर्ष के बच्चे में जो स्थिति है, प्रतिक्रिया नहीं दे पाना, संप्रेषण में कमी और असामान्य व्यवहार, बार बार अगर ऐसी चीज हो रही है तो यह शैशव स्वलीनता ही है। फिर किशोर अवस्था की वो आदत हमने बात करी थी, क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें एक बालक या बालिका या व्यक्ति अपने आप को भूखा रखता है। उसके बाद डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता, डाउन सिंड्रोम, तीनों की हमने बात करी थी। श्रवण में विकृति को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। कौन सी संस्था प्रशिक्षण की बात करती है विकलांगों के लिए? तो भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो ऑटिज्म, स्वलीनता ये भावनात्मक बाधा नहीं है, मस्तिष्क की संरचना से जुड़ा हुआ एक विकार है। उसके बाद वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि, अनुकूलनात्मक योग्यता, विशेषता किसकी है? अधिगम निर्योग्य बालकों की।
हमने एक और प्रश्न देखा था जिसमें हमने ध्वनियों के उच्चारण या ध्वनियों को समझने से रिलेटेड जो दिक्कत थी, ये प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। मेरे ख्याल से यहां पर आपको वो सारी चीजें क्लियर हो गई जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करी थी। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब एक और टॉपिक को, एक और संप्रत्यय को, एक और शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए सब्जेक्ट की विशेषता को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। आप सभी अपने स्तर पर तैयारी जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रीट की तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।